नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो गैरसैंण से सीधे लाइव प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं और बड़े सवाल हैं मन में। और 1 सितंबर को लेकर तमाम जो लोग हैं उत्तराखंड के, उनके मन में कई सवाल हैं। हमारे पीछे तस्वीरें आप और चेहरे भी देख रहे होंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अमूमन प्रदेश की हर एक आवाज उठाई है। नाले से लेकर प्रदेश के उस कोने में बैठे हैं जहां पर शायद आम आदमी अपनी आवाज ना उठा सके। बरूनी साहब यहां पर हैं, काला जी यहां पर हैं, नौडियाल साहब यहां पर हैं और पीछे आप वो भराड़ी साइड का जो पूरा नजारा देख सकते हैं। यहां पर गैरसैंण की वो लाइव तस्वीरें हैं और बात करेंगे 1 सितंबर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे मसले हैं। बहुत सारे मसले इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि कई कयास लगाए गए और कई जो अपने बयान थे उसमें बदलाव हुए। मैं सीधे बदलाव को लेकर काला जी के पास आऊंगा। काला जी, मैं इसलिए भी बात कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ बदलाव हुए हैं और आपकी ही पूर्व पार्टी के एक केंद्रीय मीडिया प्रभारी ने आप पे आरोप लगाए। आरोप नहीं बोलूंगा, बदलाव किए अपने बयान पर। एक ये था कि यूकेडी के तले 1 सितंबर को रैली हो रही है, ये बात हुई। उसके बाद अब हो रहा है कि उत्तराखंड के बैनर तले रैली हो रही है, उसको उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया। मैं ये पूछना चाहूंगा, जो ये रैली है, क्योंकि हमने अमूमन ये रैली देखी है कि संघर्ष समिति के बैनर तले हमेशा हुई है। मोदी है ना, और ये जो तमाम जो रैलियां हुई हैं उस समय भी हुई जब देहरादून में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ये जो रैली है कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि बॉबी पवार भी खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि बॉबी पवार वही व्यक्ति है जिनका समर्थन यूकेडी ने करा था और वो संघर्ष समिति के साथ है। अब मैं सीधे सवाल करूंगा कि क्या कहेंगे इस बात को लेकर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि गैरसैंण कितना ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, गैरसैंण एक हमारे इस राज्य की आत्मा है और जब हमारे पूर्वजों, जब डीडी पंथसरी के जब शख्स ने एक परिकल्पना की थी कि हमारी राजधानी कहाँ होगी, यहाँ आने पे पता चलता है। अगर आप नज़ारे देखें तो ये उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन जगह है। अगर यहाँ की जमीन वगैरह देखें, अगर ये राजधानी बनती है और ये सेंटर में है तो हमारी जो आत्मा है वो यहाँ पे है, लेकिन शरीर देहरादून में है। तो हम ये चाहते हैं कि शरीर और आत्मा यहाँ पे रहे। दूसरी बात आपने पूछी है कि पहले हमारी जो पूर्व पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल से, देखो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, उनको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप मेहनत कीजिए। मेहनत के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। हम अगर मेहनत कर सकते हैं, हम मुट्ठी भर लोग तो थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने घर घर दरवाजे खटखटाए, हम सबके पास गए। हमने जहां से हमें लगता था, हमने ये नहीं देखा कि किस पार्टी का है। जब हम इस आंदोलन की बात करते हैं तो हर उत्तराखंडी का ये आंदोलन है। हर उत्तराखंडी को भू कानून मूल निवास चाहिए। अब जो ये बोलते हैं कि ये मुद्दे हमारे हैं, मैं उनसे बोलता हूं कि राजनीतिक मुद्दे, क्या कोई एक संस्था होती है जो इनको पेटेंट कराती कि भाई ये राजनीतिक मुद्दे हमारे, दूसरा नहीं उठा सकता। ये बड़ी बचकाना जो भी वो बातें कर रहे हैं, खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। अब जो यहाँ पे रैली हो रही है कल की, ये भू कानून मूल निवास समन्वयक संघर्ष समिति से हो रही है। कोई हम पे अगर आरोप लगा रहा है तो वो मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, वो हमारी मेहनत भी देखें। बिल्कुल, आप 1000 आरोप लगाइए, लेकिन जो मेहनत हमने इस आंदोलन के लिए की थी, हम जब 1 साल बैठे होते थे, हम 3 और 4, मैं, मोहित, लुसन, प्रांजल और 5-6 पंकज उनियाल या इस तरीके से कुछ लोग बैठते थे और ये बातें करते थे कि कैसे आंदोलन होगा। हमने क्या किया था, क्या किसी ने सोचा था आज से 1 साल पहले कि उत्तराखंड की धरती पे ये भू कानून मूल निवास एक मुद्दा बन सकता है? आखिर क्यों नहीं बन पाया? 24 साल में आखिर क्या बात थी कि आज वो मुद्दे हमने बनाए? तो इस चीज पे सबको सोचना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी बात है कि जनता जिनसे हम बात कर रहे हैं वो ये नहीं बोल रहे कि भाजपा का आदमी और मैं नहीं आऊंगा, वो बोल रहा मैं भी आऊंगा। कांग्रेस का आदमी बोल रहा मैं भी आऊंगा। ये तो सबके मुद्दे हैं। और मैं आज एक चीज चाहता हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस के नेता भी आए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इवन मैं चाहता हूँ कि पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पे आए। ये कानून, ये भू कानून उनको भी चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि कल ज्यादा से ज्यादा लोग और आए यहाँ पे। एक बात आपने बॉबी पवार की थी कि बेरोजगार संघ, देखिए बॉबी पवार भी तो यहीं का है और उन्होंने एक अलग जगह इस प्रदेश के अंदर 24 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड में इस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया और उन्होंने बड़े नेक इरादों के साथ, मैं इन लड़कों को जानता हूँ। हम क्यों आए इनके साथ? क्योंकि हम इनको जानते हैं, इनकी मंशा को जानते हैं, किस तरीके से इन्होंने आंदोलन किया, किस तरीके से लोग रहते हैं। तो बॉबी पवार ने भी हमें समर्थन दिया, हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। लेकिन आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। मुझे प्रांजल या समिति, यूकेडी, भाजपा, कांग्रेस, बॉबी पवार, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। बिल्कुल। सवाल दूसरा मैं प्रांजल भाई से करूंगा। प्रांजल भाई, आपकी फाइनेंस के ऊपर भी बड़ा सवाल उठा। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई देहरादून में, ये आरोप लगा
कि किस तरीके से आपका जो फाइनेंस आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो भी जांच का विषय है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, उन्हीं लोगों ने आप पे आरोप लगाया जो कल तक आपके साथ थे, कल तक आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे थे और आपके बिल्कुल खास थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं आपसे और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं, कहां से फाइनेंस आ रहा है और कहां से ये इतना बड़ा व्यवस्था आपने कर दी है? 5 स्टार होटल में आपने लोगों को रुका दिया है। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हुआ उनके बयान से कि 5 सितारा होटल में आपने लोगों को रुकवाया, उसके बाद रैली में आपने बाहर के लोग बुलवाए होंगे, इस तरीके का बयान उनका है। मुझे लगा कि पूछना चाहिए कहां से आपका ये सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आपका पैसा आ रहा है, ये भी आप जवाब दीजिएगा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और क्योंकि परिप्रेक्ष्य ऐसा है और इस समय बातें भी ऐसी हो रही हैं, तो जब हम शुरुआत में समझिए पिछले साल सितंबर अक्टूबर में इस बारे में बात करनी हमने शुरू करी कि मूल निवास और भू कानून जैसे मुद्दों पर या स्थायी राजधानी गैरसैंण जैसे मुद्दों पर अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो हम किस प्रकार से जो है रणनीति तैयार करेंगे। मैं, मोहित भाई, लुसुन भाई, प्रमोद भाई, बहुत सारे लोग हमारे साथ थे जो उस मीटिंग में बैठते थे। हम डेली इस पर मंथन करते थे और एक बड़ा सवाल जो हमेशा आता था वो आता था फाइनेंस का। बिल्कुल। दिक्कत ये थी कि हम सभी लोग या तो हम अपनी नौकरियां छोड़ चुके थे या अपने फाइनेंशियल उससे हट चुके थे। बिल्कुल। और हमारे ना जेब में और ना हमारी शक्ल से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हमें लोग जो है इस हिसाब से पैसा देंगे। तो हमारे एक बड़ा प्रश्न ये था। और आज के जमाने में जैसा आप देखते हैं कि आंदोलनों में इतनी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है कि फाइनेंस की जरूरत पड़नी लाजमी थी। हमने सोचा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल है, हमें शायद ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मूल निवासियों के हालत को देखते हुए और इस प्रदेश में आए दिन होने वाले अपराधों को देखते हुए मूल निवासियों के अगेंस्ट में और जो है बेसिक प्रश्न भूमि कानून को लेते हुए हमने सोचा चाहे फाइनेंस मिले ना मिले, हमें इस जंग में कूदना है, हमें ये अधिकारों के लिए लड़ना जरूर है। हमने मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति बनाई। समिति का हमने एक अकाउंट खोला। अकाउंट में हमने कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, सचिव। देखिए, ये तो आपने बता दिया जी। कोई पार्टी विशेष से पैसा आया है क्या? आपको तो एजेंट की परिभाषा दे दी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, जब वो हमने, और आप पार्टी विशेष तो छोड़िए, पार्टी विशेष तो छोड़िए, आप जब हम अपने आज के फाइनेंस देखते हैं, मेरी जो सेविंग थी, मोहित भाई के पास जो थोड़ा बहुत पैसा था, काला जी ने, लुसुन ने, हमने अपने घर से पैसा इकट्ठा करके इस आंदोलन में लगाया। हमारी जो जितने भी फाइनेंसेस हैं वो सार्वजनिक रूप से हमने जो है सबके सामने रखे हैं। कुल मिलाकर पिछले 8 महीने में हमें 80,000 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है। उसका पूरा लेखा जोखा हमने पूरा जो है सोशल मीडिया पर वो करा। एक एक रुपए का हिसाब हमने वहां पर रखा हुआ है और इतना पैसा खर्च नहीं है, इससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ। अपनी सेविंग का पैसा इसमें लगाया है और लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। किस लिए? और ये बात मैं पहले भी ये चीज कह सकता हूँ, जो इस समय आरोप लगाना बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल, बहुत आसानी से लोग कह देते हैं। आज भी गैरसैंण में हम लोग, प्रांजल भाई, मैं आपसे भी ये पूछूंगा, देखिए ये आरोप भी लगेंगे क्योंकि मैं यहाँ खुद पहुंचा हुआ हूँ, उसको लेकर भी आरोप लगेंगे कि पत्रकारों को लेकर भी व्यवस्था की गई, इनके इसलिए फेवर में ये बात कह रहे हैं। ये भी क्लियर करना इसलिए बाकी है कि इतना प्यार गैरसैंण ने दिया है कि जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, तमाम लोग जो यहाँ पर थे उन्होंने स्वागत किया और इसका ये बोला कि ये जो संघर्ष समिति है उनके द्वारा शुभ काम हो रहा है, तो हम आपको अपनी तरफ से भी कुछ सेवा वो कर सकते हैं। ये बड़ी सवाल है, ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये सवाल इसलिए भी जानना चाहिए कि लोगों की भावना क्या है, वो भी बताइएगा। जी, तो हम जो है जब हमने पहले देहरादून में करा तो भी तब तो हमारे पास बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं थे, तो लोग अपने आप आए, अपने आप लोगों ने जो है कुछ ने साउंड की व्यवस्था करी और कुछ ने गाड़ी की व्यवस्था करी, लोग गए, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं हुआ। उसके बाद हमने हल्द्वानी में करा, हमने कोटद्वार में करा, हमने टिहरी में करा। लोगों की जन भावना इस मुद्दे से इतनी जुड़ी थी कि जो होटल का समाज है उन्होंने कहा हम कुछ कमरों की व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। जो गाड़ियों चलाते हैं, हमारे ऑटो यूनियंस के भाई हैं, उन्होंने कहा कुछ गाड़ियों से हम इधर उधर आपको ले जाएंगे। उसके अलावा जो है कुछ भी खर्चा ऐसा नहीं था जो हमने जो है किसी को पैसा देकर मंगवाया हो, बुलवाया हो, करवाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। केवल और केवल स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। लोग अपने आप जिसकी जितनी क्षमता है वो लोग, और ऐसा नहीं पैसे के रूप में, कमरे के रूप में, खाने के रूप में, पानी के रूप में, ये सब के सब लोग स्वतः अपने आप कर रहे हैं। आप यहाँ आए होंगे अमित भाई, आपने देखा होगा जैसे आप आए होंगे लोगों ने
ने अपने आप आपको चाय पिलाई होगी, अपने आप किसी ने कहा होगा कि हमारे यहाँ कमरा खाली है, आप उसमें रुक जाइए। ऐसे ही जितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। हमने कहा, पहले भी ये बार बार कहा कि जो लोग आए हमसे ये अपेक्षा ना करें कि गाड़ी की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये इस प्रदेश को बचाने की मुहिम है और आपको इसमें कूदना चाहिए, तो काफी कुछ व्यवस्था आपको खुद करनी है। और जहां हम जा रहे हैं इतना प्रेम हमें मिल रहा है गैरसैंण की जनता में। हम अभी व्यापार संघ अध्यक्ष जी के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हम परेशान थे कि इतने लोग आएंगे, व्यवस्था कैसे होगी। उन्होंने कहा आपको कोई चिंता करने की व्यवस्था नहीं है। हम जो है घरों में, गाँव में, लोगों के यहाँ जैसे पहले शादियों में भी होता था, और ये सबके लिए है, ये सबका संघर्ष है। इसमें ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना फाइनेंस, इसमें कोई किसी के पीछे नहीं है। इसमें सब लोगों को आना है, ये क्रॉस द पार्टी लाइन है। इसलिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें आकर हमारे एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी चाहिए, जो हम बार बार डालते रहते हैं, और यहाँ आकर खुद देखना चाहिए। अगर वो खुद भी आएंगे तो भी यहाँ कोई ना कोई उन्हें अपने यहाँ रुकवाने को तैयार हो जाएगा, कोई कितना ही विरोधी क्यों ना हो। लेकिन मूल निवास, भू कानून, स्थायी राजधानी, गैरसैंण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर हम सबके दिल में यहाँ पर जगह है। सबके बहुत ही जो है ये सेंसिटिव मामला है, और सबके सब आपको स्पेस देने को तैयार है। ये बड़ा सवाल है, ये देखिए, इसे समझिएगा। जब मैं यहाँ पर पहुंचे तो एक स्वागत के रूप में ये सारी चीजें जो प्रांजल भाई ने बोली हैं, जो काला जी ने बोली हैं, वो समक्ष हमारे सामने थी। इसलिए भी जरूरी है कि प्रेम कितना है, जो गैरसैंण के लोग हैं कितना चाहते हैं कि गैरसैंण राजधानी हो, और कितना प्रेम है वो साफ यहाँ पर देख सकते हैं। और जिन लोगों ने सवाल उठाया, एक बार जरूर गैरसैंण आइएगा और महसूस कीजिएगा इन होटलों में, इन तमाम उन जगहों में जहां पर लोग आपका स्वागत करेंगे और ये भी बोलेंगे कि आप आए हैं, आपका स्वागत है। ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ सुमन बड़ोनी जी हैं, और ये वो लोग हैं जो क्रांतिकारी भी हैं। इनके मैं क्रांति करने की श्रेणी में इसलिए बोल रहा हूं, जो नाले से लेकर तमाम जगहों पर लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर तमाम आवाज उठा चुके हैं, और यहाँ पर खुद बस के सहारे यहाँ पर पहुंचे हैं। ये प्रेम या टूट जो रिश्ता है, वो इसलिए भी मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रदेश के हित में क्या कर सकते हैं, इस उम्र में भी लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। बड़ोनी साहब, क्यों हौसला नहीं टूट रहा? क्योंकि आपकी तो लोकायुक्त की 100 दिन में बात की थी, उसके बाद कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद आप खुद आए हैं बस में चलकर। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आपके साथी तो शायद उनकी माताजी की तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाए, पर आपने बोला कि मैं खुद जाऊंगा और मैं उन्हें भी रिप्रेजेंट करूंगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो अमित गोयल जी, हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा ये कहना है कि जिसको उत्तराखंड की पीड़ा है, भू कानून, मूल निवास, जिन्होंने ये उत्तराखंड का दर्द देखा है कि किस तरीके से उत्तराखंड में ये चल रहा है, वो सारे के सारे पहुंच रहे हैं यहाँ, अपने खर्चे से पहुंच रहे हैं, किसी भी तरीके से वो यहाँ पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारा ये कहना है कि सारे भाइयों से, सभी से हमारी अपील है कि आप लोग उत्तराखंड के अगर हितैषी हैं, पीठ पीछे कोई नहीं चलेगा, सामने दिखना पड़ेगा, रोडों पर निकलना पड़ेगा। सरकारें झूठ बोलती है, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चक्कर रचेगी। हम लोगों को एक रहना है। ये किसी भी हालत में इस आंदोलन को तोड़ने के लिए झगड़ा भी करा सकते हैं। ये आपस में, हमको दलगत की राजनीति से ऊपर के उठ के एकजुट होकर इनको ये दिखाना है कि तुम्हारी ये जो चाल है, ये चाल हमारे साथ नहीं चलेगी। मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आइए इस रणभूमि में आइए और इसमें अपनी आहुति डालिए, और इस उत्तराखंड के नेताओं को दिखाइए कि तुम्हारी चाल हमारे साथ नहीं चलेगी। हम इस मुद्दे में सारे इकट्ठे हैं। हम चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूकेडी हो, चाहे तमाम दल बने हुए, दलगत को छोड़ के आइए और इस मुहिम में सबके साथ चलिए, तभी उत्तराखंड का भला होगा। जो नेताओं की चाल है, उस चाल को सबको समझना होगा। नेता कोई नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका ये है, ये खाली 2-3 दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। मेरे को ये पूछना है, इन नेताओं से ये पूछना है कि जो यहाँ बना रखी है। अच्छा बड़ोनी जी, भत्ते तो बढ़ा दिए हैं, पेंशन बढ़ा दी है, सैलरी बढ़ा दी है, वही मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सीधे सवाल है, क्योंकि लंबा मैं नहीं खींचना चाहता। वहाँ पर वो तो बढ़ा दिए, 3 दिन के सफर करने आए, अपने हेली से आए, बड़े चॉपर में आए, क्योंकि बड़े लोग हैं, विधायक हैं, वो शायद कदम ना रखे सके सड़कों पर, उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल। क्या ये विधानसभा यहाँ इसलिए बनाई है कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाएंगे, भत्ते बढ़ाएंगे और अपने इलाज विदेशों में कराएंगे। बिल्कुल, ये इसलिए नहीं है। ये राजधानी इसलिए, ये जो राजधानी बनानी है यहाँ, ये इसलिए क्योंकि इनको पता लगे रोड से कैसा आया जाता है। इनको रास्ते की हालत को पता लगना चाहिए। जो लोग धक्के खा के आ रहे हैं, ये तो ऊपर से आके चल जा रहे हैं, और यहाँ
3 दिन अपना मौज मस्ती करके उसके बाद चल जा रहे हैं। ये उत्तराखंड में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जब तक जिएंगे इस उत्तराखंड के लिए जिएंगे, छोड़ेंगे इनको नहीं, नेताओं को, किसी को नहीं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। दलाली किसी की नहीं करेंगे। इनसे हम सवाल करेंगे कि तुम यहाँ किस लिए आते हो। खाली बड़ून जी, एक सवाल है, स्वागत कैसा हुआ है गैरसैंण में? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भैया इन पे बात आ गई है। ये 2 चेहरे हैं ना जो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन पे आरोप लगे हैं। भैया काला जी ने ना जाने कांग्रेस से सेटिंग कर ली है, प्रांजल भाई ने ना जाने भाजपा से सेटिंग कर ली है, उनसे फंड आ गया होगा इन्हें। और मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि पर्सनली मैं जो फील कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से इसलिए पूछना, क्या महसूस हो, स्वागत कैसा हुआ है? बहुत जबरदस्त हुआ है। यहाँ के लोगों के जो भावना है, जो इनका व्यवहार है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये चाहते हैं, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं ना, उनको आना चाहिए यहाँ पे, हमारे साथ आओ ना। आरोप लगाने से पहले हकीकत को देखो। आरोप तो किसी के ऊपर भी लगाते हैं, वहाँ मुंह हिलाने का किसी का कुछ नहीं जा रहा है। देहरादून में बैठ के या कहीं भी बैठ के किसी के ऊपर आरोप लगा, आरोप सिद्ध करना पड़ेगा। आओ, जो आरोप लगा रहे हैं आके देखो हकीकत क्या है। बिल्कुल हकीकत देखो। काला साहब, एक स्टेटमेंट आप लोगों से लेनी है। देखिए, ये राजनीति का एक पहलू भी है क्योंकि आप लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई, उसके बाद कई आरोप लगे, बयान भी बदले, बयान के बाद कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैंने देखा कि आज भी बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए, युवा जो पहुंचे हुए, वो लगातार, आप भी हम संपर्क कर रहे थे, उस समय भी वो आ रहे थे, जो बड़े अपने आप में फेमस ब्लॉगर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बात भी कही, आपसे भी बात हुई समय। और ये बात कहूंगा कि किस तरीके से आप देखते हैं कि उसके बाद भी जो तमाम षड्यंत्र ही बोलूंगा मैं इस बात को, ये बात कही गई पहले अपने झंडे के तले होगा, उसके बाद बयान बदले गए, उसके बयान ये आया कि हमने यूकेडी के पर्यवेक्षक के रूप में आएंगे। काला साहब, इसमें कैसे देखेंगे? मैं तो नहीं समझ पाया, मेरे पे इतनी बुद्धि नहीं है, शायद मेरे पे इतना दिमाग नहीं है कि मैं इनके बयानों को समझ पाऊं। आप कैसे देखेंगे? मैं पहली बात ये बोलना चाहूंगा कि अगर ये 24 साल में अगर उत्तराखंड का ये दुर्दशा है, तो ये दुर्दशा के कारण कौन है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उन लोगों ने अगर आज वो राजनीतिक दल हैं तो बताएं कि 24 साल में आप इनको मुद्दा नहीं बना पाए। अरे आप कौन सी राजनीति कर रहे हो? आप राजनीतिक दल हो, राजनीतिक व्यवहार करना सीखो। अगर आप राजनीतिक व्यवहार नहीं करना चाह रहे तो आप एनजीओ में कन्वर्ट कीजिए और बैठे वहाँ। आप राजनीतिक दल की बात मत कीजिए। और आप ये बताओ, आप चुनाव क्यों लड़ते हो? आप 500 वोट लेने के चुनाव लड़ रहे हो, आप 1000 वोट लेने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। यहाँ कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इनके जिला पंचायत में चुनाव के लिए टिकट नहीं मिल, ये कैंडिडेट नहीं मिल रहे इनको। मैं खैर अब नहीं जाना चाहता, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं उनको एक ही मैसेज बार बार कन्वे करना चाहता हूं कि आप आइए, धरातल पे हमसे ज्यादा मेहनत कीजिए। मैं और इतना भी उनको एक और आगाह कर रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये बड़े जुनूनी लोग हैं। चाहे मैं हूं, मैं और मेरे जितने साथी हैं, ये सब जुनूनी लोग हैं। और जब ये जुनून से काम करेंगे, अभी हम एक से एक मुद्दे इस प्रदेश को देने वाले हैं। या आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो यहाँ उत्तराखंड में बहुत सारे मुद्दे मिलने वाले हैं। अभी हम भू कानून मूल निवास समन्वय समिति का जो ये आंदोलन चल रहा है, इसको हम बहुत आगे तक लेके जाने हैं। आप यकीन मानिए, पुष्कर सिंह धामी डरेगा, पुष्कर सिंह धामी नहीं डरेगा। ये जितने भी विधायक हैं, चाहे वो भाजपा को चाहे कांग्रेस का हो, ये घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जब जन समूह, जब जन भावनाएं जब सड़कों पे दिखेगी, इनके घरों पे दिखेगी, इनको डरना पड़ेगा। और मैं आगाह करना चाहता हूं इन विधायकों को कि आप इस देवभूमि को बचाने के लिए काम कीजिए। ये आप जो देहरादून में बैठ के जो साजिशें कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, आप हमारी जमीन को बेचने के लिए यूसीसी लेके आ रहे हो। और ये जनता को पता ही नहीं कि यूसीसी, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। देखिए, देश के अंदर हमने सबसे पहले यूसीसी लेके आए। अरे वो समान नागरिक संहिता है क्या? आप उसके 2 प्रोविजन उठा के देखिए यूसीसी में कि अगर आप गेजेटेड ऑफिसर हो, डे 1 आप यहाँ के स्थायी निवासी बन जाते हो। और जो 1 साल से रह रहा है वो यहाँ का स्थायी निवासी बन जाता है। मतलब वो इस देवभूमि की सारी जमीन खरीदने का हकदार हो जाता है। भाई हम पे नहीं है पैसा, वो बाहर से आके कहीं भी जमीन खरीद लेगा। तो ये यूसीसी क्यों लेके आए, हम इसका भी पर्दाफाश करेंगे कि ये यूसीसी, पुष्कर सिंह धामी जी, ये आप जो अपनी देवभूमि के साथ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये देवभूमि आपको माफ नहीं करने वाली। यहाँ की जनता आपको छोड़ेगी नहीं। हम खुला चैलेंज करना चाह रहे हैं, ये यूसीसी को भी आपको वापस लेना पड़ेगा। और हम अभी करेंगे, हम अपने लोगों को, ये कौन है? आप यूसीसी पे इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया और भाजपा कांग्रेस के सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि भाई बना दिया हमने सबसे पहले। अरे हमारी आत्मा को खरीदने जा रहे हो आप, हमारे ऊपर इतने बड़े षड्यंत्र कर रहे हो और कोई समझ नहीं रहा है। आप ध्यान से देखिए, मैं गोदियाल जी आपको भी बोलूंगा, आप पूछिए सबसे कि यूसीसी में क्या है। मैंने भाजपा के सोशल मीडिया के प्रभारी, वो जो प्रचारक होते हैं, अरे मैंने कहा आप बताओ तो सही इसमें है क्या। उनको नहीं पता कि है क्या। ऊपर से आती है, उनका एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि भाई साहब हमने यूसीसी बना दिया, न जाने क्या बन गया।
आप बताओ क्या चेंजेस आएगा, आपकी इंडिविजुअल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है। लेकिन जो हमारी इंडिविजुअल लाइफ को जो खराब किया जा रहा है, आप जो जमीन का खरीद फरोख्त का जो ये जो इन्होंने रास्ते खोल दिए, ये बहुत इसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे। तो वो हम इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और जन जन तक। देखो, बिना संसाधनों के, आप जब बोल रहे थे फाइनेंस की बात, देखो हौसले बुलंद होने चाहिए, इरादे नेक होने चाहिए। हम अभी भी बोल रहे हैं हमारे इरादे बड़े नेक थे, हम जन जन तक पहुंचे तो ये आंदोलन बना। कहाँ से आया हम पे पैसा? भाई साहब, लोग जहां हम जाते हैं वो प्रोग्राम करते हैं, और हमारी रैलियों में खर्चा कितना होता है? अगर आप गैरसैंण की भी बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए का खर्चा नहीं होगा। ये यहाँ के लोग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो हम अपने जेब से लगा रहे हैं वो आने जाने का खर्चा हो रहा है। तो जो हम पे सड़िया जो आरोप लगा रहे हैं, उनको मैं फिर चुनौती देना चाहता हूँ कि आप चुप रहिए, कृपया चुप रहिए, अपने दल का नुकसान ना कीजिए। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल एक राजनीतिक व्यवहार करे, वो इस प्रदेश के अंदर जन भावनाओं का सम्मान करे, घर घर तक जाए। अगर नहीं जा सकते तो आप इसको एनजीओ में कन्वर्ट कर दीजिए। बिल्कुल। एक सवाल जरूर करूंगा प्रांजल भाई, और ये बात शायद किसी मीडिया चैनल के माध्यम से नहीं आई है। पहाड़ी स्वाभिमान सेना, मैं इसलिए भी मैं आपसे भी करूंगा क्योंकि इसलिए जरूरी है। एक राजद्रोह, मुझे लगता है राजद्रोह का मुकदमा लगा था। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सुनिएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक सेना बनाई गई थी पहाड़ियों के हित के लिए, और उसी पहाड़ी के ऊपर एक मुकदमा किया जाता है। उनका नाम है पंकज उनियाल ही है। आप भी हैं? अच्छा, आप भी हैं, ठीक है। सब पे एक मुकदमा कर दिया जाता है जिसमें लिखा दिया जाता है कि इन्होंने रवि बड़ोला केस हुआ था देहरादून में, उसको लेकर इन पर राजद्रोह लगा दिया गया। डोभाल जी, काला जी, राजद्रोह? आपने ऐसा क्या किया था? डोभाल जी की या जो बड़ोला जी थी उसकी आवाज, उसकी मृत्यु पे आवाज उठाना क्या राजद्रोह था? आपने लगाया गया था। और तमाम ये करा गए थे कि आईटी एक्ट में पहाड़ी स्वाभिमान सेना की भी 2 धड़े हो गए। उसमें एक ग्रुप पता नहीं ना जाने कौन सा हो गया, एक आपका हो गया। उन्होंने ये कह दिया कि इसमें आईटी एक्ट के तहत, राजद्रोह के तहत ये वो लगने चाहिए। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज ये जो आंदोलन हुआ है वो पहाड़ी स्वाभिमान सेना जब बनी तो उसी के गर्भ से निकला हुआ एक समिति है, और वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ था। वो आप भी बैठे थे हमारे साथ, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग उसमें थे। तो पहाड़ी स्वाभिमान सेना ने उसके बाद ये कुछ अलग अलग कैटेगराइज किया कि भाई हमको आंदोलन करना है, हमको ये लोग ये देखेंगे, ये लोग ये देखेंगे। उसके बाद भू कानून निवास, जब सबको हमने जोड़ा, हमने कहा हम केवल अकेले नहीं कर सकते, इसलिए सब लोगों से बात की गई और एक समिति बनाई गई। तो वो भू कानून का ये वो कर रही है। अब आपने कहा कि हम पे लगा नहीं है, मतलब तहरीर दी गई थी। देखिए, रवि बड़ोला केस में जब रवि बड़ोला देहरादून के अंदर रवि बड़ोला हत्या का होता है, तो वो यही लोग थे, और इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, जिसमें कि अनिल डोभाल जी उसको लीड कर रहे थे, दीप्ति रावत मैडम वो उसको लीड कर रहे थे। हमने भी 3 दिन वहाँ पे सड़क पे पूरा धरना प्रदर्शन, जिस दिन सबसे ज्यादा गर्मी थी, हम उस दिन उस धूप में खड़े थे पूरे दिन भर। होता क्या है कि फिर अगले दिन हम बंद कराने जाते हैं और हम पे मुकदमे कर दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा। हम पे वो कोई बात नहीं, वो होता है राजनीति। अगर हम सड़क पे रहेंगे तो मुकदमे हमें झेलने पड़ेंगे। इसके बाद होता क्या है कि जो अराजक, मैं एनार्किस्ट, आप समझिए कि एनार्किस्ट, ये लोग, ये जिन्होंने स्वाभिमान सेना को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन हमने नहीं होने दी। याद रखिएगा, पहाड़ी स्वाभिमान सेना हमारी है। अगर किसी ने वेलफेयर सोसाइटी बना दी है तो वो जाने, और वो कितने लोग हैं वो जाने। आज पूरी की पूरी पहाड़ी स्वाभिमान सेना हमारे साथ इंटैक्ट है, और आगे की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। ये आप देखिएगा आगे होता है क्या। हम पे बहुत सारे मुद्दे जिनको हम रेज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये जो बात हुई है, इन्होंने हमसे जब ये सब चीजें देख रहे हैं कि ये आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उस आंदोलन को षड्यंत्र में लाने के लिए षड्यंत्रकारी कितने सक्रिय हो जाते हैं। पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर फूट मचवा देते हैं। आखिर जरूरत क्या थी कि इनको निकालो? जब इनको पता है कि ये समिति हमारे लोग हैं, तो आप हमारा समर्थन क्यों नहीं कर सकते थे? आप बताइए। बिल्कुल, हमने कहा था अध्यक्ष जी आइए, आप आइए, आप हमारे मंच पे आइए, आप भाषण दीजिए। आप क्यों नहीं देते हैं अध्यक्ष जी? किसने रोका? हमने हर बार आपको भाषण के लिए दिया कि आप आओ मंच पे आके भाषण दीजिए। आप हम पे लोग और आरोप लगाते हैं कि भाई तुम यूकेडी वालों को। कांग्रेस के कौन से नेता थे जो मंच पे संभाल रहे थे? देखिए, हमने तो भाजपा वालों को भी मंच दिया, कांग्रेस वालों को भी मंच दिया। और कौन नेता थे जिन्होंने बोला कि यूकेडी को पीछे झंडे फेंक दिए? और देखिए, ये कोटद्वार की घटना थी कि जहाँ पे हमने खुद कांग्रेस के वालों को बोला था कि भाई आप झंडे पीछे लेके जाइए, अलाउड है, लेकिन आप आगे महिला और ये समिति के लोग चलेंगे, लेकिन आप झंडे पीछे कर दीजिए। उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल पीछे से आते हैं, अपने झंडा लेके आते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी से आते हैं कि जब जहाँ पे रैली होती है वहाँ पे झंडे हो जाते हैं। हमें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा हमारी पार्टी है, आगे आना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल के एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे इन मुद्दों को उठाने में ज्यादा सक्षम है।
लेकिन उन्होंने उसका फायदा नहीं उठाया। उनकी पॉलिटिकल विजडम पे मैं ताजुब करता हूँ कि वो पॉलिटिकल विजडम कहाँ है इनकी। खैर, उसके बाद अब ये जो बात आ रही थी राजद्रोह की, एग्जैक्टली वो राजद्रोह का मुकदमा हम पे नहीं हुआ था, लेकिन तहरीर दी जाती है थाने में तहरीर दी जाती है कि इन्होंने रवि बडोला हत्याकांड में सड़क जाम करी थी 3 दिन तक, तो इन पे राजद्रोह का मुकदमा लगाओ। बताओ, ये लोग आज इस तरीके के लोग इन्होंने यूकेडी में ले लिए और इसके बाद हमें को बोलते हैं कि आपने छोड़ क्यों दी। देखिए, मैंने अध्यक्ष जी से बात की थी उस दिन सुबह। मैंने कहा, अध्यक्ष जी आपको हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इससे अगर आप ऐसा कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश करोगे तो उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत नुकसान होने वाला है। मैंने कहा, आप इस स्टेटमेंट को वापस लीजिए, आप अपना स्टेटमेंट दीजिए या फिर आपके जो प्रवक्ता है उन पर लगाम लगाइए। उन्होंने नहीं किया। उसके बाद हम पे एक ही रास्ता बचता था, क्योंकि हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं समिति के लिए। ये आंदोलन जन आंदोलन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जन आंदोलन के लिए बहुत ज्यादा है। अगर ये आंदोलन कहीं से भी असफल होता है तो देखो, लोगों को तो मौका चाहिए कि कब ये आरोप लगाएं, तो हम किसी भी तरीके से इस आंदोलन को असफल नहीं होने देंगे। ये फिर बोल रहा हूँ कि हम जुनूनी लोग हैं। इस आंदोलन को बिल्कुल तब तक आंदोलन रहेगा जब तक ये भू कानून और मूल निवास यहाँ पे लागू नहीं हो जाता। भाई, सीधे सवाल, लास्ट सवाल है। देखिए, कई लोगों के फोन आए हैं, जैसे ये आरोप लगे उसके बाद कई चीजें उठने लगी। उसके बाद एक वीडियो आई, क्योंकि मैं इसलिए भी बोल रहा हूं ये बात क्योंकि यूकेडी के जो जिम्मेदार पद पर हैं उन्होंने ये खुद बयान दिया था कि जो तमाम लोग हैं यूकेडी में ये खुद कांग्रेस के एजेंट हैं। उसके बाद वो बयान बदला है। उसके बाद ये बताया गया है कि नहीं, ये सिर्फ यूकेडी का आह्वान किया गया था और यूकेडी को ये बोला गया था जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम जो उनके साथ के कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाने के लिए आह्वान किया गया। बस सवाल यहाँ पर यही जो बयान बदले गए हैं, समर्थन करेंगे पर किसी पार्टी के झंडे के तले नहीं। वो संघर्ष समिति, जो मोहित डिमरी जी, जो लूसन टडोरिया जी, नौडियाल जी, जो काला जी, जो तमाम बड़ोनी जी, जो तमाम लोग हैं जिसको संघर्ष में हमारी जरूरत है वो भी अलग है। इस वजह से आंदोलन करके, और 42 लोग इस आंदोलन में शहीद हुए, उसके बाद ये राज्य बना। और राज्य बनने के बाद जब पहली सरकार बनी तो 2000 में पहली भाजपा सरकार ने मूल निवास के साथ साथ एक स्थायी निवास की भी व्यवस्था शुरू करी। उत्तर प्रदेश में हमें मूल निवास मिलता था और स्थायी निवास की जो व्यवस्था थी उसमें 15 साल का टेन्योर था, यानी 15 साल से अगर आप इस प्रदेश में रह रहे हैं तो आप यहाँ के जो है स्थायी निवासी बन सकते हैं। मूल निवास की व्यवस्था साथ साथ चल रही थी। 2012 में तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट में ये जो पूरी व्यवस्था थी जो वो पूरी तरीके से हटा दी गई। यानी कि एक मामला हुआ, वो हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट में ये कहा गया कि यहाँ पर जो है कोई मूल निवास की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, स्थायी निवास की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में या हाईकोर्ट की डबल बेंच में इसको चैलेंज किया जाना चाहिए था। तत्कालीन गवर्नमेंट ने चैलेंज नहीं किया और मूल निवास की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर दी गई और स्थायी निवास की व्यवस्था शुरू हो गई। यानी 15 साल पहले जो व्यक्ति आपके प्रदेश में आया है, चाहे किसी भी भारत के प्रदेश से आया हो, वो भी आपके समकक्ष खड़ा हो गया, यानी स्थायी निवास की व्यवस्था शुरू हो गई। 2023-24 में आपने देखा जिस तरह से यूसीसी आया, उस कानून के अंदर अब जो निवास की अवधि रखी गई है वो केवल 1 वर्ष रखी गई है। यानी 1 वर्ष में यहाँ का मूल निवासी और बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा और दोनों ही एक ही पैरामीटर पर खड़े हो जाएंगे। सेम चीज जमीनों के साथ हुआ। बीच में नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट ने और भुवन चंद खंडूड़ी गवर्नमेंट ने लैंड्स पर कैप लगाई थी, यानी 250 वर्ग मीटर और 500 वर्ग मीटर कैप लगाई थी। लेकिन तत्कालीन जब त्रिवेंद्र गवर्नमेंट आई तो वो जो है सीलिंग पूरी तरीके से खत्म कर दी गई, उसमें धारा 2 जोड़ दी गई और इस प्रदेश को खुली लूट के लिए छोड़ दिया गया। आपको मैं भविष्य बताता हूं, आने वाले समय में यहाँ परिसीमन होने वाला है। पहाड़ की सीटें जो पहले परिसीमन में कम हुई थी उससे और ज्यादा इस वाले परिसीमन में कम होंगी। बाहर से आए हुए लोग पहाड़ के कोने कोने में चढ़कर, वो पूंजीपति उन पहाड़ों को खरीद चुके हैं, उन नदियों के किनारों को खरीद चुके हैं, नाले खालों को खरीद चुके हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को आगाह करना चाहता हूं कि अब ये प्रदेश में बहुत जल्दी आपकी जो स्थिति होगी वो 2ym दर्जे के नागरिक की होगी। ये पहाड़, ये प्रदेश पहाड़ियों का नहीं रह जाएगा। इसलिए हम ये मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वजह से ये समिति का गठन हुआ, इस वजह से हम जनता का हमें समर्थन इसमें मिल रहा है। अब तो सवाल ये भी उठने लगे हैं, ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के लेकर सवाल आ रहे हैं, उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं जी। और ये लेटर भी लिखा गया है, एक विधायक, निर्दलीय विधायक है, उन्होंने ये लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर के और रुड़की के लोगों को ये भाषा नहीं आती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा सिलेबस से बाहर कर दिया जाए। आप दोनों से प्रश्न है, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रदेश मांगा गया पहाड़ के लिए, कुमाऊं के लिए, गढ़वाल के लिए। मैं इसलिए भी इसे भिन्न कर रहा हूं क्योंकि लोग ही ऐसे देखते हैं, लोग भी इसे ऐसी कुमाऊं और गढ़वाल के रूप में देखते हैं। प्रश्न आया कि
इन दोनों भाषाओं को अलग कर देना चाहिए, इन दोनों भाषाओं के प्रश्न कम कर देने चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, जिस प्रकार से प्रदेश में बाहर से जनप्रतिनिधि जो है लाए जा रहे हैं, जैसे भड़ाना जी भी अभी आए, और जिन जनप्रतिनिधि की आप बात कर रहे हैं वो भी खुद बाहर से आए हैं, और वो चाहते हैं कि जैसे कि डेमोग्राफी चेंज यहाँ पे हो ही रहा है, तो वो उन जो है लोगों के लीडर बनना चाहते हैं जो पहाड़वाद के खिलाफ है। और इस वजह से हम तो चाह रहे हैं कि आप कैसे आरक्षण देंगे लोगों को अपनी नौकरियों में? आप भाषा बोली को आधार बनाएंगे, जौनसारी को बनाएंगे, कुमाऊनी को बनाएंगे, गढ़वाली को बनाएंगे। इन लैंग्वेजेस का विरोध करना पेपरों में ये दर्शाता है कि बाहर के लोग ये नहीं चाहते हैं कि पहाड़ी लोगों को यहाँ पर अपने रोजगारों में अधिकार मिले, अपनी जमीनों पर अधिकार मिले। ये केवल और केवल उस एक बड़ी जो मैं साजिश कहूँगा, उसका एक जो है साजिश उनके तरफ से हो रही है। मैं फिर आम जनता से आह्वान करूंगा, ये हमारी जगह है, हमारी जमीन है, हमारे पहाड़ हैं। आज अगर आपने अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई तो कल आपके जनप्रतिनिधि बाहर से आए हुए कोई भी व्यक्ति हो जाएगा और वो आपके ऊपर फैसले लेगा कि आपके जो है आपकी भाषा बोली क्या होनी चाहिए, आपको कितना अधिकार मिलना चाहिए, आपके पहाड़ों पर आपके संसाधनों में कितना अधिकार होना चाहिए, ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति तय करेगा। हाँ, बहुत जरूरी है। भाई प्लीज बड़ोनी जी थोड़ा सा आगे आइएगा। 2 सवाल किए गए हैं, मैं इसमें दूसरे लेटर की भी बात करूं। देखिए, उन्हीं विधायक ने ये लिखा है, उन्होंने लिखा है कि मैंने मूल निवास संघर्ष समिति को समर्थन भी दिया है रैली में। ये लेटर उनका था जिसमें जो देहरादून में जो हुई थी उसको समर्थन भी किया है, और साथ ही बोली भाषा को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाया कि ये बोली भाषा कुमाऊनी और गढ़वाली में जो प्रश्न चिन्ह है वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि रुड़की और उधम सिंह नगर के लोगों को ये भाषा समझ नहीं आती है, तो उनके लिए प्रश्न हटाने चाहिए। उसको लेकर क्या कहेंगे? ये प्रदेश रुड़की या हरिद्वार तक सीमित नहीं है, ये वहां के लिए नहीं मांगा गया था, ये पहाड़ों के लिए प्रदेश मांगा गया था। ये लड़ाई किसने लड़ी है? इसमें योगदान किसका रहा है? उन पहाड़ियों का रहा है जिन्होंने लाठी डंडे खाए, बैले साधे दिए। उनको क्या पता है, उन लोगों को क्या पता है जो अब आप आके यहाँ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करनी अलग चीज है, हकीकत को समझना पड़ेगा। उत्तराखंड के हितों में जो डकैती डालेगा, वो कोई भी नेता हो, उसको हम बख्शेंगे नहीं, उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। हमारे को वो भाषा भी आती है। अभी हम अपनी सीमा में, जिस दिन हम उस सीमा क्रॉस कर गए तो हम उनको उस भाषा में भी जवाब देंगे। बिल्कुल। काला जी, बस सीधे लास्ट सवाल है, पता क्या कहेंगे? 5th शेड्यूल की बात हो रही है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है, 5th शेड्यूल की बात हो रही है। अब इसके बीच मूल निवास और भू कानून कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 5th शेड्यूल में इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो पॉइंट्स 5th शेड्यूल को लेकर उत्तराखंड एकता मंच शायद एक वो है, उन्होंने लगातार एक सेमिनार कर रहे हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे भी समझना बड़ा जरूरी है। उसको लेकर उन्होंने बड़ा प्रश्न उठाया। उन्होंने बोला कि 5th शेड्यूल अगर आ जाता तो ये तमाम जो ये समस्या है वो अपने आप समाधान हो जाएगा। देखिए, अगर वाकई में अगर देखा जाए तो हमें चाहिए 5th शेड्यूल, बिल्कुल। लेकिन आज हमारे सामने समस्या ये है कि अगर हम 5th शेड्यूल को समझाने पे आए लोगों को, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो जाएगा, वो जनता को नहीं समझ में आ पाएगा। हम अगर 5th शेड्यूल अगर लागू हो जाता तो भू कानून, मूल निवास, ये सारी हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है। अगर मुझे पूछे तो मैं भी यही चाहूंगा कि 5th शेड्यूल हो, लेकिन अगर पहले हमें जब तक जनता का दबाव सरकार पे नहीं आएगा, हम चाहते हैं पहले एक भू कानून, मूल निवास मिल जाए, फिर 5th शेड्यूल पे भी बात होगी। अगर ये भी मिल जाए, फिलहाल अगर मिल जाए ये भी, तो हम फिर 5th शेड्यूल पे भी बात होगी। जनता को देखो, मुद्दा तब बनेगा जब जनता समझ पाएगी। आज मैं कितना भी नॉलेज गेन कर लूं, मैं ये सब चीजें आपके सामने बात करूं, लेकिन ये जनता है। और जनता, देखो, सरकार को तो प्रेशर है नहीं, उन्होंने बिना मेहनत के भरे हैं। उन्होंने कोई मेहनत करी, अगर आज बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में कोई विधायक मेहनत करके विधायक बनाओ, बिल्कुल। चलो कांग्रेस का कुछ हो सकता है एक आधी मेहनत करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है? मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समय 47 या 48 जो विधायक हैं, उनमें से 40 विधायकों को नहीं पता होगा कि 5th शेड्यूल क्या है। आप उनसे क्वेश्चन कीजिएगा विधायक से, ये है क्या? क्योंकि अल्टीमेटली ये विधायक, जब ये विधानसभा में जब मुद्दा जब तक नहीं उठेगा, हम कितना भी चिल्लाते कुछ नहीं होगा। आपने एग्जाम्पल, आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखो, ये जनता का प्रेशर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अब मुखर होने लगे हैं। आज पहली बार वो अब थोड़ा सा वो उनको हिम्मत आने लगी कि जनता कुछ कर रही है और सरकार थोड़ा सा ऊपर से भी कमजोर हुई है। तो मुन्ना सिंह चौहान जी, जो एक विधेयक पास हो जाता था विधानसभा में, आप सोचिए कि अगर वो विधायक, और रितु खंडूरी जी, आप यहाँ के हो, रितु खंडूरी जी को जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी आप भी तो कुछ सोचिए कि आप क्या मतलब किस विधेयक को पास कराने जा रहे थे। तो मुन्ना सिंह चौहान जी ने जो विधेयक वापस किया,
वो क्या साजिश थी कि आने वाले टाइम पे यहाँ के निकाय चुनाव पे जो भी हो गए यहाँ पे बाहर का यादव, क्योंकि एससी का जो दर्जा होता है वो एक केवल जहाँ का मूल निवासी है वहाँ के लोगों को मिलता है। ये कोशिश की गई थी कि जो एससी हो, सपोज वो यादव है या वो सैनी जी हैं, उसको उत्तराखंड में भी आरक्षण मिलना शुरू हो जाता। तो उससे क्या होता कि फिर जो हमारे यहाँ पे जो निकाय की जो आरक्षित सीटें हैं वो भी फायदा उनको मिल जाता। और एक बात आज आपको और बोल रहा हूँ, अगर सबसे ज्यादा नुकसान उत्तराखंड में हुआ है तो हमारे जो शेड्यूल कास्ट एससी जो लोग हैं, सबसे ज्यादा नौकरी में अगर किसी का, क्योंकि उनका हक बाहर वाले ने ले लिया। तो इस चीज को भी लोगों को समझना होगा। मैं उन लोगों को मतलब ये हम कोशिश करेंगे कि उनको भी समझाने की देखो आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और ये आवाज जो है गैरसैंण में पहुंच चुकी है और कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। 1 सितंबर के दिन जो आह्वान किया गया था, तमाम लोग, ये भीड़ आप देखेंगे कल, क्योंकि अभी तमाम लोग पहुंच चुके हैं और अभी ये जो लोग हैं उन्होंने सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। जो 1 सितंबर को लेकर आवाज उठा रहे थे, जो प्रश्न कर रहे थे, उन प्रश्न के आंसर, जो उत्तर हैं वो आपको मिल चुके हैं। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।